लक्ष्य तो एक समस्या भर है। एक ऐसा लक्ष्य जिसे आपने अभी हासिल नहीं किया है, महज एक समस्या है जिसे आपने हल नहीं किया है। इसलिए कामयाबी को समस्याओं को हल करने का गुण कहा जाता है। अगर आप अपनी सोच के मुताबिक पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो यह एक अनसुलझी समस्या है। अगर आप अपने द्वारा चाहे गए फिटनेस और स्वास्थ्य के स्तर को हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो यह एक महज समस्या है जिसे आपको हल करना है। आपके और आपके लक्ष्य के बीच में खड़ी बाधा महज एक समस्या है जिसका समाधान खोजा जाना है। आपको आगे बढ़ने में जो भी बात रोक रही है वह भी एक समस्या है जिसे समाधान की तलाश है। हर मामले में समस्या को अपने पर हावी होने देने की बजाय आपका काम खुद उस पर हावी हो जाने का है। आपके काम का ब्यौरा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जीवन यापन के लिए क्या करते हैं तो आप अपनी ताज़ा नौकरी और कामकाज का ब्यौरा देंगे। लेकिन आपके काम के साथ चाहे कोई भी पदनाम जुड़ा हो, मूल तौर पर तो आप समस्याओं को हल करने वाले ही हैं। आप दिन भर यही काम करते हैं। आपकी यही काबिलियत आपको मूल्यवान बनाती है। आप समस्याओं को हल करने वाले एक पेशेवर हैं। आपके करियर में आपकी कामयाबी इस बात पर निर्भर है कि आप कितने प्रभावशाली तरीके से समस्याओं को सुलझाकर अपने काम के लिए तय लक्ष्यों को हासिल करते हैं। अपने काम की समस्याओं के बारे में कभी शिकायत मत कीजिए। आपको तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं वहां पर अगर कोई समस्या नहीं होगी तो आपकी नौकरी भी नहीं होगी। जब लोग अपने काम के दौरान आने वाली समस्याओं को हल नहीं कर पाते तो उनकी जगह दूसरे ज्यादा काबिल लोगों की नियुक्ति कर दी जाती है। जब आप समस्याओं को हल करने वाले एक बेहतरीन व्यक्ति बन जाते हैं तो आपको जल्द ही तरक्की देकर और भी बड़ी और महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। आज के बाद अपने आप को समस्याओं को हल करने वाले के तौर पर देखिए। सवाल बस इतना है, आप अपने काम में कितने अच्छे हैं। आपका लक्ष्य इतना बेहतर बनना होना चाहिए कि दुनिया आपके सामने कोई भी समस्या लेकर आए, आप उसे हल कर सकें। विषय पर केंद्रित सवाल। अपनी रचनात्मकता को सक्रिय करने का तीसरा तरीका विषय पर केंद्रित सवाल पूछना है। सधे हुए शब्दों से सजे, एकाग्रचित, उकसाने वाले, चुनौती देने वाले सवाल आपके दिमाग को सक्रिय करके आपकी सोच को गति देते हैं। अस्पष्टता ही सब कुछ है। अपनी रचनात्मकता को सक्रिय करने के लिए आप कुछ अतिरिक्त सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सवाल का बिल्कुल ही अस्पष्ट जवाब देने का प्रयास कीजिए। जब कभी भी किसी लक्ष्य या किसी परिणाम को हासिल करने में आप हताशा महसूस करने लगे तो अपने आप से पूछिए, मैं इसे किस तरह से करने का प्रयास कर रहा हूँ और क्या इससे बेहतर तरीका हो सकता है। अपने ताज़ा तौर तरीकों को लेकर किसी किस्म की गलतफहमी मत पालिए। आपकी मान्यता क्या है, आपकी प्रत्यक्ष धारणा क्या है और सुप्त धारणाएं क्या है। आपकी वो कौन सी धारणाएं हैं जो आपकी राय में सही हैं, लेकिन अगर गलत हुई तो आपकी पूरी सोच ही बदल जाएगी। एलेक्स मैकेंजी ने लिखा भी है, हर नाकामी की जड़ में पथभ्रष्ट धारणाएं होती हैं। असली समस्या। मैं ज़्यादातर ऐसी कंपनी के साथ काम करता हूं जो नए उत्पाद या नई सेवा को लॉन्च करना चाहते हैं और उन्हें बाजार में दिक्कत आ रही है। जब हम उनके कारोबार में आ रही दिक्कतों की चर्चा पर आते हैं तो आमतौर पर वे विज्ञापन, तरक्की, लोग, बिक्री, वितरण, डिलीवरी और सेवा में ढेर सारी दिक्कतों की लंबी चौड़ी सूची मुझे थमा देते हैं। हालांकि हमेशा मुख्य समस्या यही होती है कि उनकी बिक्री ज़्यादा नहीं है। मैं फिर उनसे 3 सवाल पूछता हूँ। ये सवाल आप किसी भी बाजार के किसी भी संभावित उत्पाद या सेवा के बारे में पूछ सकते हैं। पहला सवाल होता है, क्या वहाँ बाजार मौजूद है? क्या वहाँ ऐसे लोग हैं जो उनकी सेवा या उत्पाद को वहाँ पर मौजूद प्रतिद्वंदी की सेवा या उत्पाद के बदले में खरीदेंगे? कई लोग इस बात को जाने बगैर ही कारोबार को आरंभ कर देते हैं कि किसी और की सेवाओं से संतुष्ट उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करना कितना मुश्किल काम है। अगर कंपनी का जवाब होता है हाँ, निश्चित ही हमारे उत्पादों के लिए वहाँ पर बाजार उपलब्ध है, वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो हमसे हमारा उत्पाद खरीदने के लिए उत्सुक हैं और उसे खरीदना चाहते हैं, तब मेरा अगला सवाल होता है, क्या बाजार काफ़ी बड़ा है? कई बार उत्पाद या सेवा बहुत अच्छी, उपयोगी और वाकई बेहतरीन होती है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं जितनी कि आप उस पर ज़्यादा वक्त, ऊर्जा या पैसा निवेश करें। आपके पैसे का इस्तेमाल के लिए और भी बेहतर विकल्प मौजूद हैं।
क्यों डूब जाती हैं कंपनियां? कई लोग दिवालिया हो जाते हैं, खास तौर पर कारोबार में ज़्यादा जोखिम मोल लेने वाले, क्योंकि बिक्री के लिहाज से बाजार उतना बड़ा नहीं होता है और जितना वे निवेश नए उत्पाद या सेवा के लिए कर रहे हैं, दरअसल उसकी तो ज़रूरत ही नहीं होती। हर निवेश की उसी वक्त मौजूद निवेश के अन्य क्षेत्रों से भी तुलना किए जाने की ज़रूरत है। आपको अपने पैसे और समय के निवेश के लिए बेहतर विकल्प मिल सकता है। यही सिद्धांत आपके निजी जीवन पर भी लागू होता है। आपको अपने आप पर ऐसा निवेश करना है कि आपके द्वारा लगाई जा रही ऊर्जा पर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। आप खुद अपना सबसे बेशकीमती संसाधन है और आपको इन संसाधनों को निवेश वहीं पर करना चाहिए जहां पर आपको ज़्यादा लाभ मिल सके। मेरे द्वारा अपने ग्राहकों से पूछा जाने वाला तीसरा सवाल है, अगर बाजार मौजूद है, बाजार का आकार भी बड़ा है, तो क्या बाजार ऐसे दायरे में है कि आप विज्ञापनों और काफ़ी कम खर्च में अपना उत्पाद बेच सकें? यही अंतिम सवाल कई बार किसी नए उत्पाद की सोच को पूरी तरह से डुबो देता है। हाँ, बाजार मौजूद है, हाँ, बाजार काफ़ी बड़ा है, लेकिन वह इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है कि वहाँ पर कारगर तरीके से किसी चीज़ को बेच पाना बहुत मुश्किल है। बाधाओं पर विचार करें। सकारात्मक हलों को खोजने का एक अच्छा उपाय है बाधाओं का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि हर प्रक्रिया या गतिविधियों की श्रृंखला में एक सीमा तय करने वाला तत्व होता है। ऐसी बाधाएं या अड़चनें होती हैं जो आपके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की गति का निर्धारण करती है। अपने आसपास के माहौल में आपकी राह में बनने वाली बाधाओं को पहचान लेने से ही कई बार नई सोच और ऐसी अंतर्दृष्टि मिल जाती है जो आपको उससे उबरने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपका लक्ष्य अगले 3 या 5 सालों में अपनी आय को दोगुनी करना है, तो आप इस लक्ष्य को हासिल करने की राह में आने वाली बाधाओं को जानने के लिए यह सवाल पूछ सकते हैं, मेरी आय इसी वक्त दोगुनी क्यों नहीं है? अपने प्रयासों में ईमानदार रहें। अपने आप से ये चुभने वाले सवाल पूछें, आप अभी ही अपनी ताज़ा कमाई से दोगुनी कमाई क्यों नहीं हासिल कर रहे हैं? कौन सी चीज़ आपको ऐसा करने से रोक रही है? आपको रोकने वाली सभी बातों में वह कौन सी सबसे प्रमुख बात है जो कि यह तय करेगी कि आप अपने लक्ष्य तक कितनी तेजी से पहुंचते हैं? 80/20 का नियम लागू करें। अगर एक खास तरीके से लगाया जाए तो 80/20 का नियम बाधाओं के मामले में लागू होता है। इस मामले में यह नियम कहता है कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने से रोकने वाली 80% बाधाएं तो आपके भीतर ही छुपी हुई हैं। वे आपके भीतर समाई हुई हैं, आपके आसपास के वातावरण में नहीं। आपको आगे बढ़ने से रोकने वाली महज 20% बातें ही आपकी बाहरी दुनिया की हैं। यह खोज अनेक लोगों के लिए सदमे की तरह होती है। बहुत ज़्यादा लोग तो यह सोचते हैं कि परिस्थितियां और उनके आसपास मौजूद लोग ही उनके लिए सबसे ज़्यादा समस्याएं खड़ी करते हैं, लेकिन यह आमतौर पर गलत ही होता है। आपके आगे न बढ़ पाने का एक कारण आप में कौशल, काबिलियत और गुणों की कमी ही है। अपनी आय को दोगुना करें। मान लीजिए कि आप बिक्री से जुड़े हैं। आप जल्दबाजी में नहीं तो अगले 3 से 5 साल में अपनी आय को दोगुना करना चाहते हैं। सबसे पहली परेशानी का सबब होगा आपको उत्पाद या सेवा की बिक्री के लिए मिला बड़ा लक्ष्य। अगर आप इस समस्या को हल कर लेते हैं तो आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। एक बार आपने अपनी राह की मुख्य बाधा को पहचान लिया तो आप अपने आप से सवाल कीजिए, उसके पीछे की मुख्य बाधा क्या है? आपकी अगली बाधा बिक्री की संभावनाओं को तलाशना हो सकता है। अगर आप बिक्री की संभावना से भरे पर्याप्त लोगों से संपर्क साधते हैं तो आपकी बिक्री दोगुनी और उसके साथ कमाई भी दोगुनी हो सकती है। फिर उसके बाद उसकी सीमा आ जाने के बाद यह पूछ सकते हैं कि किस बाधा के कारण आप इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके भीतर लोगों से संपर्क साधने की सीमा हो और यह आपके भीतर की कमी है, बाजार की नहीं। अपने आसपास देखें। यह जानने के लिए कि आपकी राह में आ रही बाधा भीतरी है या बाहरी, अपने आसपास देखें कि क्या दूसरे लोग उन लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। क्या कोई और आप ही की तरह उसी बाजार में उसी उत्पाद को बेचकर आपसे दोगुना कमा रहा है? अगर कोई पहले ही ऐसा कर रहा है तो जान लीजिए कि आपकी राह की बाधा आपके भीतर ही है, बाहर नहीं। यह आपके भीतर ही कहीं छिपी है। यह किसी खास कौशल या गुण की कमी है जिससे आपको पार पाना ही होगा। कहा भी गया है, जब इंसान अपने आप से लड़ता है तो ही वह किसी काबिल बन पाता है।
श्रेष्ठ लोग हमेशा अपने आप से ही यह सवाल पूछते रहते हैं, आखिर वह क्या बात है जो मुझे रोक रही है। श्रेष्ठ लोग हमेशा पहले अपने अंदर झांक कर देखते हैं। यह संभव है कि आपकी तरक्की की राह में कोई बाहरी बाधा भी हो सकती है, लेकिन आपको शुरुआत तो अपने आप से ही करना चाहिए। संभावना इसी बात की है कि अपने भीतर ही आपको कोई खामी मिल जाएगी। खुद को जगाते रहें। जब आप इन बातों को दोहराते रहेंगे तो आप अपनी रचनात्मक काबिलियत को उत्तेजित करके अपने दिमाग की बत्तियों को जला लेंगे। मानो किसी अंधेरे कमरे में स्विच की मदद से धीरे धीरे किसी बत्तियों की रोशनी को बढ़ा रहे हों। जब आप ऐसे स्पष्ट लक्ष्य रखते हैं जिनको हासिल करने की आपके भीतर भारी ललक हो, तो आप अपने रचनात्मक दिमाग को सक्रिय कर देते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को समस्याओं के साथ मिला देते हैं, अस्पष्ट परिभाषा के साथ, आप और अधिक विचारों को उत्पन्न करते हैं। जब आप लगातार ऐसे सवाल पूछते रहते हैं जो कि विषय विशेष पर केंद्रित हो, तो आप हर परिस्थिति के लिए ज्यादा और बेहतर संभावनाओं को देखने लग जाते हैं। और जब आप अपनी किसी लक्ष्य को हासिल करने या किसी समस्या को हल करने की राह की अड़चनों को पहचान लेते हैं, तो आप एक कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति की तरह काम करने लगते हैं। आप अपने आप को कामयाबी और महान उपलब्धि की दमकती सड़क पर पाते हैं। अपनी पूरी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें। इंग्लैंड के चार्ल्स हैंडी और हार्वर्ड के हावर्ड गार्नर के रिसर्च के अनुसार आपके पास 10 तरह की बुद्धिमत्ता होती है। स्कूल के दिनों में आपका मूल्यांकन शाब्दिक और गणितीय गुणों के आधार पर ही होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों के रिसर्च से यह पता चला है कि आपके पास अनेक प्रकार की दिमागी ताकतें होती हैं, जिनमें से किसी में भी आप विद्वान हो सकते हैं। ये सभी मिलाकर आपको कई हैरत अंगेज उपलब्धियां हासिल करने में मदद कर सकती हैं। आपका पहला प्रयास अपनी बुद्धि के सबसे सकारात्मक पहलू को पहचानना है। फिर आप उसी बुद्धि का इस्तेमाल अपने द्वारा तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए करें। बोलने की समझ आपकी दिमागी काबिलियत का पहला सबूत है आपकी वाक्पटुता। यह आपकी संभाषण कला और भाषा पर पकड़ की घोतक होती है। किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहां आपको लोगों से संवाद साधना पड़ता हो, भाषा की समझ और उस पर पकड़ का काफी महत्व होता है। हर समाज में आपकी वाक्पटुता और आपकी कमाई के बीच सीधा संबंध होता है। आप केवल ज्यादा शब्दों को जानकर और उनके इस्तेमाल को सीखकर अपनी कामयाबी और तरक्की की दर को बढ़ा सकते हैं। हर शब्द दरअसल आपके विचारों को व्यक्त करने का एक जरिया ही है। जितने ज्यादा शब्द आप जान और समझ लेंगे, उतना ही ज्यादा परिपक्व और जटिल सोच विचार कर सकेंगे। आपके शब्दों का भंडार जितना ज्यादा होगा, लोग उतना ही ज्यादा सम्मान देकर आपकी बातों को सुनेंगे। यही वजह है कि समझदारी के मूल्यांकन में भाषा पर पकड़ को काफी महत्व दिया जाता है।